हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और आज का नया चैप्टर का नाम है मार्क्सवाद। हम पिछले वीडियो में समाजवाद कंप्लीट कर चुके हैं। आज है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को देखें तो मार्क्सवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के अगर हम जीवन परिचय की बात करें कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स। हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में जो मार्क्सवाद के जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं कार्ल मार्क्स। इनके जीवन परिचय की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 1818 में जर्मनी में और हेनरिक मार्क्स इनके पिता थे, तो मार्क्स से यहां से इनको नाम मिला। इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने जेनी से शादी की। जेनी से इन्होंने विवाह किया। जेना विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की और जेनी से इन्होंने विवाह किया। इसी विश्वविद्यालय में ही इनका परिचय हीगल से भी हुआ था। एक विद्वान है हीगल, जिन्होंने द्वंद्वात्मक का सिद्धांत दिया। हीगल ने क्या दिया था? द्वंद्वात्मक का सिद्धांत दिया था। जेनी से इन्होंने विवाह किया। इनके प्रसिद्ध दोस्त हैं फेडरिक एंजल्स। इनकी मित्रता राजनीति में प्रसिद्ध है। कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजल्स की मित्रता राजनीति में प्रसिद्ध है। वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में रिसर्च किया। मार्क्स ने राजनीतिक दृष्टिकोण में रिसर्च किया और दोनों ने मिलकर सिद्धांत दिए। फेडरिक एंजल्स ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात कही और मार्क्स ने जो रिसर्च किया वो राजनीतिक दृष्टिकोण में किया। सवाल क्या क्या बनेंगे? मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बोर्ड में सवाल आया हुआ है। कार्ल मार्क्स कौन से देश से थे? तो जर्मनी के थे। कब उनका जन्म हुआ? 1818 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में, 83 में। अगर इनके पिता का नाम पूछें तो वो हेनरिक मार्क्स है। इन्होंने जो अपना डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि प्राप्त की वो जेना विश्वविद्यालय से की और जेनी से इन्होंने विवाह किया। ये जेना विश्वविद्यालय बर्लिन में है। फेडरिक एंजल्स इनके परम मित्र रहे। ये राजनीति की वैसी दोस्ती है जैसे कृष्ण सुदामा जी की हम दोस्ती पढ़ते हैं। फेडरिक एंजल्स पर इनके परम मित्र थे और दोनों ने मिलकर रिसर्च किया और आगे के सिद्धांत दिए। यहां पर ये कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय होता है समाप्त। इसके बाद यदि हम देखें तो कार्ल मार्क्स को वास्तव में वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा गया। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवादी, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? तो वो है कार्ल मार्क्स। क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाजवाद का अध्ययन किया था। वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्क्स ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाजवाद का क्या किया था? अध्ययन। इसीलिए मार्क्स को ऐतिहासिक
समाजवाद के दृष्टिकोण के आधार पर ही वैज्ञानिक समाजवादी की संज्ञा दी गई, अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज से पहले, मार्क्स से पहले 18वीं सदी के पहले अगर हम देखें तो जो इतिहास के तथ्य थे, इतिहास के जो साक्ष्य थे, इतिहास के जो सबूत थे, उन्हें परखा नहीं जाता था। कार्ल मार्क्स के आने के बाद इन्होंने जो इतिहास की घटनाएं हैं उनको जांचने की बात कही। विज्ञान जिस प्रकार से हर चीज में रिसर्च करता है और साबित करता है कि ये ऐसे ही होगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, विज्ञान के सिद्धांतों को कहीं भी परखें उनके रिजल्ट सेम आते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा कि हम इतिहास से जो घटनाएं हैं उनको तथ्य आधार पर, सबूत के आधार पर पेश करेंगे और तथ्यों को सामने लाएंगे। जब तथ्य सामने आएंगे तो उनके रिजल्ट सेम होंगे विज्ञान की तरह, इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। यदि हम मार्क्सवाद के अर्थ की बात करें तो सीधे शब्दों में कार्ल मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इसे और व्याख्यापूर्ण देखें तो मार्क्स ने और एंजिल्स ने मिलकर, दोनों ने मिलकर इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया और एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। यही मार्क्सवाद कहलाते हैं। अगर मार्क्सवाद की डेफिनेशन देखें हम लोग तो कार्ल मार्क्स के विचारों को साधारण शब्दों में मार्क्सवाद कहा जाता है, लेकिन अगर इसे व्याख्यापूर्ण देखें तो मार्क्स और एंजिल्स, फ्रेडरिक एंजिल्स, दोनों ने मिलकर एक संपूर्ण विचारधारा दी। ये विचारधारा किसके मामले में थी? इतिहास में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र और भी समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन इन्होंने किया। इसके बाद, अध्ययन के बाद अपने सुव्यवस्थित विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। ये जो विचार थे वही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख मार्क्सवादियों के नाम। एक बार पूछा गया था कि मार्क्सवादियों के नाम लिखें या मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, तो इसमें हो गए कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जमबर्ग, माओ तुंगसी, फ्रेडरिक एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन आदि। ये सब विद्वान मार्क्सवादी हैं। अगर ऐसा पूछा जाए मार्क्सवाद के समर्थनकर्ता कौन कौन हैं, तो दो नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से स्टालिन है, लेनिन है, माओ है, एंजिल्स है, कार्ल मार्क्स खुद हैं, रोजा लक्जमबर्ग हैं। ये सब मार्क्सवाद के समर्थन करता है या मार्क्सवाद के विचार को मोटिवेट करते हैं, समर्थन करते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया मार्क्सवाद। मार्क्स के विचारों को कहा जाता है, मोस्टली फ्रेडरिक और मार्क्स के दोनों ने मिलकर जो विचार दिए वो मार्क्सवाद कहलाए। मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, जर्मनी में हुआ, बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि की। इससे अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मार्क्स के दर्शनों के स्रोत। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। मार्क्स के दर्शनों का स्रोत का अर्थ है कि मार्क्स ने जो विचार दिए, मार्क्स के जो सिद्धांत है वो कहां से प्रेरित है, कौन से देश से, कौन से विद्वान से मार्क्स ने क्या ग्रहण किया, ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं। जर्मनी से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, अर्थशास्त्रियों से उन्होंने क्या लिया, यही दर्शनों के स्रोत हैं। दर्शन का मतलब विचार, स्रोत का मतलब सोर्स।
तो हम जर्मनी की बात करें तो जर्मन के हैं हीगल। हीगल से उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्क्स ने जर्मन के विद्वान हीगल से क्या ग्रहण किया था? द्वंद्वात्मक। हमने जीवन परिचय में पता किया था कि जेना विश्वविद्यालय बर्लिन में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। तो वहां उनका परिचय किससे हुआ था? हीगल से। और हीगल की पद्धति का नाम क्या था? द्वंद्वात्मक पद्धति। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहां से ही फायरबाख हैं जिन्हें युवा हीगलवादी भी कहा जाता है। युवा हीगलवादी भी कहा जाता है। किसको? फायरबाख को। इनसे क्या लिया था? भौतिकवादी पद्धति, भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने लिया। तो हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद के दर्शनों का स्रोत, कि मार्क्सवाद ने अपने सिद्धांत में कहां से क्या क्या ग्रहण किया है। इसमें पहला जो देश है वो कौन सा है? जर्मनी। और जर्मनी से इन्होंने दो विद्वानों से ग्रहण किया। पहला हीगल की कौन सी पद्धति? द्वंद्वात्मक पद्धति ली। दूसरे हैं फायरबाख जिन्हें युवा हीगलवादी भी कहा जाता है। इनसे क्या लिया? भौतिकवाद। और इन दोनों से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ग्रहण करके इन्होंने सिद्धांत दिया भौतिकवादी द्वंद्वात्मक पद्धति। ये था मार्क्स का। तो अब सवाल आता है, मार्क्स ने भौतिकवादी पद्धति या भौतिकवाद का सिद्धांत कहां से ग्रहण किया? फायरबाख से। द्वंद्वात्मक का सिद्धांत किससे लिया? हीगल से। और सवाल आता है मार्क्स ने जर्मनी से क्या ग्रहण किया या जर्मनी के विद्वानों से क्या ग्रहण किया? तो हीगल से तो द्वंद्वात्मक और फायरबाख से भौतिकवाद इन्होंने लिया। फिर ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ रिकार्डो। इनका पूरा नाम है एडम स्मिथ रिकार्डो, जो अर्थशास्त्र वाले ही विद्वान ये हैं। इन्होंने श्रम के मूल्य का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया था? श्रम के मूल्य का सिद्धांत। सिद्धांत कुछ भी नहीं है, इसमें कहा गया कि जो जितना कार्य करता है उसको वेतन मिलना उसी मात्रा में चाहिए। इसके आधार पर मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दे दिया? मार्क्स ने दिया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इससे टीप कर मार्क्स ने श्रम के मूल्य का सिद्धांत देखा रिकार्डो के सिद्धांत के आधार पर अपना नया सिद्धांत दे दिया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो यहां से सवाल आ गया, मार्क्स ने रिकार्डो से क्या ग्रहण किया? श्रम के मूल्य का सिद्धांत। अपना सिद्धांत कौन सा दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो यहां से जर्मनी से तो क्या ले लिया इन्होंने? हीगल से द्वंद्वात्मक, फायरबाख से भौतिकवाद, ब्रिटेन से क्या ले लिया? और अपना सिद्धांत कौन सा दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने यहां से क्या दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रणाली। और ये कहां से ली थी? जर्मनी से। इस उपरांत बात करें फ्रांस से, हमने जर्मनी की बात कर ली, ब्रिटेन की बात कर ली। फ्रांस की बात करें तो यहाँ वर्ग विनाश की बात उन्होंने कही, वहां से लिया। वर्गविहीन समाज की बात कही और यहां से इन्होंने सिद्धांत दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत फ्रांस से कार्ल मार्क्स ने वर्ग विनाश का सिद्धांत लिया, वर्ग विहीन समाज का सिद्धांत लिया और इन्होंने सिद्धांत अपना दिया वर्ग संघर्ष का। तो सवाल आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, मार्क्स के समय जर्मनी में जो परिस्थितियां थी, उन्होंने देखा कि क्रांतिकारी विचार होना चाहिए। क्रांतिकारी के कारण ही उन्होंने हिंसा का समर्थन किया और आमूल चूल परिवर्तन में विश्वास रखने लग गए। आमूल चूल परिवर्तन की बात इन्होंने कही। इन्होंने माना कि समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी और हिंसा ताकत के माध्यम से होना चाहिए। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाजवाद का दृष्टिकोण किसके आधार पर दिया था? वैज्ञानिकता के आधार पर। समाजवाद का दृष्टिकोण किसके आधार पर दिया? वैज्ञानिकता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। यहाँ पर अपना टॉपिक कार्ल मार्क्स के दर्शन के स्रोत या मार्क्सवाद के दर्शन के स्रोत समाप्त होता है।
इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी, जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से। मार्क्स ने क्या क्या लिया? जर्मनी से इन्होंने द्वंद्वात्मक लिया, भौतिकवाद लिया, फायरबाख का, हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति। ब्रिटेन से उन्होंने श्रम के मूल्य का सिद्धांत लिया। फ्रांस से समाजवादियों से वर्ग विनाश का सिद्धांत लिया, वर्ग विहीन समाज लिया। इससे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने खुद का दिया। वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाजवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन मार्क्स ने ही किया था। फिर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में देखें तो क्रांतिकारी विचार इन्होंने यहीं से ही लिया। यहाँ पर विशेष बात यह है कि मार्क्स ने क्रांति का हमेशा समर्थन किया है, और वो भी कौन सी? हिंसा वाली क्रांति का समर्थन इन्होंने किया है। इसमें अगला बिंदु है मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें। वैसे तो मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें बहुत सारी हैं, इसमें जो प्रमुख हैं वो है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और भी बहुत सारी पुस्तकें, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी वगैरह। इसमें दास कैपिटल में मूल आर्थिक नियमों का इसलिए विश्लेषण किया। मार्क्स ने बेसिकली समाज के आर्थिक दृष्टिकोण पर ज्यादा सिद्धांत दिए हैं। तो दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है मार्क्स की। आप सभी को 2 पुस्तकें मार्क्स की जरूर याद रखनी है, पूछ सकता आपसे। दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तक, इसमें मूल जो नियम थे वो आर्थिक नियमों का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया। मार्क्स की मृत्यु के बाद इसके जो 2 खंड लास्ट के थे वो एंजल्स ने लिखे थे। मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 में, और इसके बाद बचे हुए जो इसके 2 खंड आए वो एंजल्स ने लिखे थे। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आपने अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि द्वंद्वात्मक तो इसने कहां से लिया था? हीगल से। द्वंद्वात्मक तो कहां से लिया था? हीगल, जो कहां के थे? जर्मनी के, बर्लिन विश्वविद्यालय के। और भौतिकवाद कहां से लिया था? फायरबाख से। और दोनों को सिद्धांतों को मिलाकर मार्क्स ने क्या दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक कौन सी थी? जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से लिया था, भौतिकवाद सिद्धांत फायरबाख से लिया था। कार्ल मार्क्स का खुद का सिद्धांत आया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो कौन सी पुस्तक में आया? द जर्मन आइडियोलॉजी में। इसके बाद आया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। टेलर ने, नए विद्वान है अलग से, टेलर ने कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल कुरान की तरह पवित्र माना है। सवाल आता है टेलर ने कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक को बाइबल कुरान की तरह प्रसिद्ध माना है, पवित्र माना है? तो वो कौन सी है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। या यूं आ जाए, मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखें जिसको टेलर ने कुरान बाइबल की बराबर माना है, तो भी कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहां तक ये प्रसिद्ध पुस्तक है और उनसे जुड़े हुए तथ्य होते हैं समाप्त। इसमें सवाल आ सकता है अपने, मार्क्स के प्रसिद्ध आर्थिक नियमों की व्याख्या कौन सी पुस्तक में की गई है? तो वो कौन सी थी? दास कैपिटल। सवाल आ सकता है मार्क्स के पुस्तक दास कैपिटल के अंतिम 2 अध्याय किसने लिखे? 2 खंड किसने लिखे? तो किसने लिखे? मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने। सवाल आता है युवा हीगलवादी किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? फायरबाख को कहा गया। फायरबाख का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? भौतिकवाद का सिद्धांत था। हीगल का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? द्वंद्वात्मक सिद्धांत था। और कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो कहां से लिया था उसने? जर्मनी से लिया था। पुस्तक का नाम था द जर्मन आइडियोलॉजी, जो किसकी पुस्तक थी? मार्क्सवादियों की पुस्तक थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? मार्क्सवादियों ने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी। टेलर ने इसकी तुलना किससे की है? बाइबल और कुरान से की है, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और टेलर ने इसे बाइबल और कुरान की तरह पवित्र माना है।